नमस्कार, मैं हूं साहिल। आप देख रहे हैं डिस्कवर राजस्थान। राजस्थान से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डिस्कवर राजस्थान। तो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। हमने क्या है कि बीकानेर के राठौड़ हमारा टॉपिक पढ़ रहे थे, हम बीकानेर के राठौड़, तो उसके अंदर हमने करण सिंह तक पढ़ लिया था, महाराजा करण सिंह तक। ठीक है, करण सिंह के अंदर हमने मतीरे की राड़ और जो प्रमुख घटनाएं हुई वो पढ़ी। ठीक है, और ये जाखड़िया गांव का सीमा विवाद था ये, मतलब इसके समय यही थी, मतीरे की राड़ थी जो प्रमुख थी, और इसे जांगलधर बादशाह के नाम से जाना जाता था, ये भी हमने पढ़ा था। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है महाराजा अनूप सिंह के बारे में पढ़ेंगे, और आज हम ये जो बीकानेर की राठौड़ है वो कंप्लीट कर लेंगे टॉपिक जल्दी से जल्दी। देखो, महाराजा अनूप सिंह का जो शासनकाल माना जाता है वो है 1669 से 1698 तक। ठीक है, आपको ये जो डेट है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो प्रमुख बातें मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट, वो ही आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए है। ठीक है, औरंगजेब ने 1670 ईस्वी में मराठों के विरुद्ध अनूप सिंह को भेजा था। ठीक है, तो इससे प्रभावित होकर जो अब वो उपाधि दी थी ना, ये याद रखना जरूरी है। एग्जाम में सिर्फ ये आएगा कि माही भारीतव, माही मरातिब, या कोई मरातिब लिखता है, कोई कुछ लिखता है इसको, तो माही मरातिब ये उपाधि है। तो ये माही मरातिब की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने अनूप सिंह को दी। तो बस ये बात याद रखनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये नहीं पूछेगा कि मराठों के अभियान पे कब भेजा 1670 में, ये पूछेगा कि माही मरातिब की उपाधि किसे दी गई औरंगजेब द्वारा अनूप सिंह को, और यह पूछेगा कि अनूप सिंह को माही मरातिब की उपाधि किसने दी। तो ये दो चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। अब दक्षिण भारत के अगर ये अभियान में जाता है तो वहाँ से बहुत सारी अनेक मूर्तियाँ भी लेकर आता है हर बार, और 33 करोड़ देवताओं के मंदिर में रखवाया। एक बीकानेर में मंदिर है, 33 करोड़ देवताओं के नाम से जाना जाता है, उसमें रखवाया था। और मेन बात, अनूप पुस्तकालय डायरेक्ट पूछा जाता है कहाँ पे है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो सकता है बंदा डायरेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि अनूप पुस्तकालय बार बार पूछा जाता है कि अनूप पुस्तकालय कहाँ पे है, तो आपका उत्तर होगा बीकानेर में। ठीक है, अनूप पुस्तकालय बीकानेर। और इसके समय अनेक ग्रंथ लिखे गए थे, और उनका जो संस्कृत ग्रंथ था, सबसे पहली बात तो उसने खुद ने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, लेकिन उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का राजस्थानी में अनुवाद करवाया था, जिसमें से मुख्य है सुकारी का बैताल पच्चीसी। और इसके समय एक आनंद राम था, उसने गीता का राजस्थानी में अनुवाद किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि गीता का राजस्थानी में अनुवाद किसने किया? आनंद राम ने। अब अनूप सिंह द्वारा लिखे गए ग्रंथ ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करेगा कि देखो, इसने मुख्य ये 4 ग्रंथ लिखे थे, इसमें से एक हटा देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है अनूप सिंह द्वारा लिखा गया। तो आपको याद रखना है अनूप विवेक, अनूपोदय, काम प्रबाद, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि। तो ये 4 ग्रंथ जो है, 4 ग्रंथ लिखे गए अनूप सिंह के द्वारा। ठीक है, संख्या नहीं पूछेगा आपसे, ये ऑप्शन में दे के पूछेगा, और एक हटा देगा, पूछेगा कौन सा इसमें अनूप सिंह द्वारा नहीं लिखा गया। ठीक है, तो अनूप विवेक, अनूपोदय। ठीक है, 2 तो उसके नाम पे अनूपोदय, अनूप विवेक, एक है काम प्रबाद, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि। ठीक है, अब इसके जो प्रमुख दरबारी विद्वान हुए, उन्होंने भी कई ग्रंथ लिखे। तो ये जो भावभट्ट है ये था इसके समय जो प्रमुख था। तो इसका आसान है याद रखना। देखो, जिस भी अनूप तो इसका नाम आएगा, और हर बीच में संगीत आएगा, जिसमें भी संगीत ना आए तो समझ लेना। ठीक है, या लास्ट वाला याद रखना, अनूप संगीत, ऐसा भी हो सकता है अलग दे दे कुछ। तो भावभट्ट के द्वारा लिखे गए अनूप संगीत अंकुश, रत्नाकर और विलास, ये रत्नाकर है, रत्नाकर। ठीक है, या ये लास्ट वाले 3 याद रख लेना। ये बात ध्यान रखना, इसके भावभट्ट ने जो लिखा है उसमें संगीत आएगा, क्योंकि ऊपर अनूपोदय है वो भी दे सकता है इसमें मिक्स करके, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अनूप संगीत, जिसमें अनूप और संगीत दोनों साथ आएगा, तो भावभट्ट द्वारा रचित होगा।
अनूप सिंह के पश्चात जो शासक बना था वो स्वरूप सिंह बना था 1698 से 1790 तक, ठीक है, गद्दी पर बैठा था 1700 ईस्वी तक। इसके बाद जो शासक बनता है 1700 में वो है सुजान सिंह, ठीक है। सुजान सिंह का जो शासनकाल रहता है वो 1700 से 1735 ईस्वी तक रहता है। अब स्वरूप सिंह छोटी अवस्था में निसंतान मर गया था, इस कारण छोटा भाई सुजान सिंह गद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो जो ऊपर अपने शासक पड़ा लास्ट में जो स्वरूप सिंह बैठा था वो निसंतान था, छोटी उम्र में मर गया था। अब क्या होता है कि इसके समय महाराजा सुजान सिंह के समय मारवाड़ का तो अजीत सिंह और नागौर का बख्तियार सिंह बीकानेर पर करते हैं आक्रमण, लेकिन ये दोनों इस आक्रमण में असफल रहते हैं, इन्हें कोई सफलता नहीं मिलती, ठीक है। अब जो प्रमुख शासक आता है वो है गज सिंह। वैसे महाराजा गंगा सिंह आएगा सबसे प्रमुख तो। अब इसके बाद जो मेन शासक बनना था वो जोरावर सिंह बनना था, लेकिन जोरावर सिंह की निसंतान मृत्यु होने पे तो नागौर का शासक था अमर सिंह के भाई गज सिंह को बना दिया गया, ठीक है। अमर सिंह ऊपर में हमने पढ़ा था कि नागौर का शासक था जिसने अभी हमला किया था। अब अमर सिंह के भाई गज सिंह को बीकानेर के गद्दी पे बिठा दिया गया। 1747 ईस्वी में क्या होता है कि अब अमर सिंह और जोधपुर की सेना वापिस ये मिलकर बीकानेर पे हमला करती है, लेकिन फिर इसे ये अपने भाई पे हमला कर देता है, फिर भी यह असफल रहता है, ये सफलता यहाँ पे इसको नहीं मिलती, ये आपको बात याद नहीं रखनी। और एक बात ये है कि अवध के नवाब सफदरजंग को दबाने मुगल सेना के साथ अपनी सेना भेजी और स्वयं कभी ये मुगल दरबार में नहीं गया, ठीक है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखना, हाँ बस ये याद रख लेना कि श्री राज राजेश्वर महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह का खिताब दिया था मुगल सम्राट द्वारा, ठीक है। और 1755 में अकाल पड़ने पर प्रजा के मतलब पक्ष में था ये, बढ़िया मतलब प्रजा के लिए अच्छा शासक था, कह सकते हैं कि अनेक प्रकार से राहत प्रदान की। और बीकानेर शहर का जो कोर्ट है इसी के समय बना हुआ है, कोर्ट गेट वगैरह जैसे कह सकते हैं, या तो बीकानेर शहर का कोर्ट इसके समय बना हुआ है गज सिंह के समय। अब जो प्रमुख शासक आता है इसके बाद आता है महाराजा सूरत सिंह। जो सूरत सिंह का शासनकाल होता है वो है 1727 से 1828 ईस्वी तक, ठीक है। अब इस शासनकाल में सबसे प्रमुख बात यह है कि जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में, RSMB और सभी एग्ज़ामों में। 1805 ईस्वी में ये भटनेर दुर्ग पर अधिकार करता है। तो भटनेर दुर्ग को 1805 में किसने जीता? सूरत सिंह ने। और मंगलवार के दिन जीतने के कारण उसका नाम रख दिया हनुमानगढ़। तो अभी उस क्षेत्र का नाम भी हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ जिला है एक राजस्थान का, ठीक है। अब 1814 ईस्वी में ये 1814 ईस्वी में चूरू पर आक्रमण करता है अब सूरत सिंह, ठीक है। तो उस समय चूरू का शासक होता है शिवजी या शिवजी भी जिसे कहते हैं। तो इनके पास वो लास्ट में गोला बारूद सब खत्म हो जाता है, फिर ये क्या करते हैं, चांदी के गोले दागे जाते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि चांदी के गोले इस युद्ध में मतलब इस शासक द्वारा इस्तेमाल किए गए थे, तो चूरू के शासक। इसके बाद क्या होता है कि 21 मार्च 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि सभी जो जितने मारवाड़ मेवाड़ या जो है उनके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि के शासक कौन था ये पूछा जाता है, और ये भी डेट भी पूछी जाती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि के समय बीकानेर का शासक था सूरत सिंह, आपको याद रखना है कौन सा, सूरत सिंह है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करता है और डेट भी याद रखनी है 21 मार्च 1818 को, ये सूरत सिंह। इसके बाद जो शासक होता है प्रमुख होता है रतन सिंह। जो रतन सिंह है उसका शासनकाल होता है 1828 से 1851 ईस्वी तक, ठीक है। और रतन सिंह क्या करता है, गया में राजपूत, ये इसने क्या कि मेन जो मुख्य काम किया था रतन सिंह ने, कन्यावध को रोकने का बहुत प्रयास किया था, मतलब भ्रूण हत्या वगैरह भी कह सकते हैं। और पहले क्या है कि जन्म होने के बाद लड़कियों को मार दिया जाता था, उस पर निषेध लगाने का इसने बहुत प्रयास किया, ठीक है।
तो रतन सिंह गया में राजपूत शासकों से उनकी कन्याओं को न मारने की शपथ दिलवाता है। 1844 ईस्वी में बीकानेर में कन्याओं को न मारने की आण और शपथ एक ही बात होती है, आण जारी की। ठीक है, अब क्या होता है कि ये 1844 ईस्वी में ही एक आंग्ल अफगान युद्ध होता है, आंग्ल अफगान युद्ध प्रथम और आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, इन दोनों युद्ध में ये अंग्रेजों का साथ देता है, किनका? अंग्रेजों का। और बीकानेर में रतन बिहारी के मंदिर का निर्माण करता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब हम मंदिर को टॉपिक करेंगे तो उसमें आएगा कि रतन बिहारी का मंदिर कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए रतन बिहारी का मंदिर है बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर राजस्थान में। अब इसके समय जो दरबारी विद्वान आते हैं वो कौन से हैं? तो इसके समय जो दरबारी विद्वान आते हैं वो है दयालदास सिंडायच। तो ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात किसके द्वारा लिखी गई? तो दयालदास सिंडायच के द्वारा बीकानेर राठौड़ारी ख्यात लिखी गई। अब नेक्स्ट आता है महाराजा सरदार सिंह। ठीक है, अब सरदार सिंह के टाइम 1857 की होती है क्रांति। उसको दबाने के लिए ये अपनी राजकीय सेना पंजाब व हरियाणा में भेजी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में आ चुका है बहुत बार, कि किस शासक ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अपनी सेनाएं पंजाब व हरियाणा भेजी। और ये पर्सन है जो नीचे वाला, ये पॉइंट, ये बहुत बार, सबसे ज़्यादा बार तो यही आया है कि राजस्थान के शासकों में से एकमात्र ये ऐसा शासक है जो व्यक्तिगत रूप से क्रांति के दमन में भाग लिया। मतलब ये खुद गया था व्यक्तिगत रूप से। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक सरदार सिंह। ठीक है, याद रखना 1857 की क्रांति से संबंधित है ये। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक ये था, और एकमात्र ये ऐसा शासक था जो व्यक्तिगत रूप से क्रांति के दमन में भाग लिया और अंग्रेजों का इसने साथ दिया था। इसके बाद जो शासक आता है वो है महाराजा डूंगर सिंह, जिसका शासनकाल 72 से 87 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, इसके शासनकाल में बीकानेरी भुजिया की शुरुआत हुई। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक वन पॉइंट नहीं है। और अब इसके बाद प्रमुख शासक आता है महाराजा गंगा सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। महाराजा गंगा सिंह का जो शासनकाल है वो है 1887 से लेके 1943 ईस्वी तक। बहुत ही लंबा शासनकाल है एक तो। अब ये क्या है, 1899 में चीन के बॉक्सर विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया इसने। ठीक है, गंगा रिसाला लेकर चीन गया था ये। अब 1909 में, अब एक घटना होती है 1909 में, जो एडवर्ड सप्तम होता है, इसने अंग्रेजी सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त किया। तो ये पूछा जा सकता है कि बीकानेर के किस शासक को अंग्रेजी सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त किया गया था? वो था गंगा सिंह। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि गंगा सिंह मतलब अंग्रेजों के लिए ही बहुत कुछ किया था इन्होंने, और वैसे बीकानेर संभाग के लिए भी बहुत कुछ किया, लेकिन अंग्रेजों के ये पक्ष में ज़्यादा थे। और प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। तो इसके तो सारे टॉपिक पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट है कि प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की? महाराजा गंगा सिंह ने। कहाँ पे? बीकानेर में। कब की? 1913 ईस्वी में की थी। तो इसके तो सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद ये जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनता है तो उसमें ये आर्थिक सहयोग भी देते हैं, और 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास होता है तो वहाँ पे ये उपस्थित भी होते हैं। इसके बाद इस विश्वविद्यालय के ये चांसलर भी रहते हैं। ठीक है, पोस्ट तो इन्हें बहुत मिली थी। और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। और वर्साई की संधि में भी इन्होंने भाग लिया था। और 1918 में इन्हें तोपों की सलामी 17 से 19 कर दी गई थी। ठीक है, और देसी राज्य के प्रतिनिधि के रूप में गंगा सिंह राष्ट्रमंडल के सम्मेलन हुआ था 1924 में, जिनेवा में भाग लिया था। राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भाग लेने वाले भी एकमात्र शासक हैं महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है
जो एग्ज़ाम में बहुत बार 10-15 बार आ चुका है कि 1921 ईस्वी में, पहला तो डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि नरेंद्र मंडल का गठन कब हुआ। डायरेक्ट नरेंद्र मंडल का गठन कब हुआ, तो आपका जवाब होना चाहिए 1921। और किसने किया, महाराजा गंगा सिंह ने। कहाँ किया, बीकानेर में। और अध्यक्ष कौन थे 1925 तक, तो गंगा सिंह 1925 तक नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष रहे थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र शासक था वो महाराजा गंगा सिंह था, 1930, 31 और 32 में। ठीक है। और यहाँ पे इसने मांग क्या रखता है कि एक तो सर्वोच्च न्यायालय हो, एक वायसराय को परामर्श देने के लिए एक राज्य परिषद की गठन की जाए, ये इसने मांग रखी थी, ये इम्पोर्टेंट थी। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये करता है अपने क्षेत्र के लिए, जो गंगानगर शहर है, गंगानगर शहर को बसाता है। और 1927 ईस्वी में गंग नहर का निर्माण होता है। ठीक है, जो राजस्थान की जीवन रेखा भी जानी जाती है। इसके दम पे ही इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट लाया गया था, ये सफल हुई थी तभी, जब भी आज ये इस क्षेत्र का एरिया हरा भरा है और सर्वाधिक उपजाऊ है और अन्न का कटोरा भी आज के टाइम में कहलाता है। तो राजस्थान की ये प्रथम नहर है, ये बात आपको पता होना चाहिए, गंग नहर। इसके बारे में हम सेपरेट से भी पढ़ेंगे। उद्घाटन इसका लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। किसके द्वारा, लॉर्ड इरविन। और राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं, तो महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं। तो राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं, गंगा सिंह। ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। और पिता अपने लाल सिंह की याद में लालगढ़ पैलेस का निर्माण कराया, तो ये आपको पता होना चाहिए, लालगढ़ पैलेस बीकानेर में है बस। ठीक है, मैक्सिमम तो यही पूछा जाता है लालगढ़ पैलेस कहाँ पे है। इसके बाद जो लास्ट अंतिम शासक आता है वो है शार्दुल सिंह। ठीक है, शार्दुल सिंह का शासनकाल रहता है 1943 से 1949 ईस्वी तक। इसमें क्या करता है, ये नोता, ये आपसे टर्म्स पूछी जा सकती है राजस्थानी। नोता क्या है, विवाह का निमंत्रण को नोता कहते हैं। तख्त छीननी की बात क्या है, उत्तराधिकारी कर। विवाह निमंत्रण कर है, ये पूरा याद रखना। नोता क्या है, नोता, ये टर्म पूछी जा सकती है आपसे। नोता क्या है, तो ये विवाह निमंत्रण कर है। तख्त छीननी की बात क्या है, उत्तराधिकारी का कर है। तो ये दोनों इसने समाप्त कर दिए थे। ठीक है, अब एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है राजस्थान में, बहुत बार पूछा गया है ये, और हर जो जैसे मेवाड़ है वहाँ पे भी अलग अलग ऐसे प्रतिनिधि उनके भी नाम पूछे जाते हैं। तो बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो संविधान निर्मात्री सभा के लिए मनोनीत किया गया बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि कौन था उस टाइम, के.एम. पन्नीकर। तो ये ध्यान रखना, के.एम. जो पन्नीकर हैं, इन्हें बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान निर्मात्री सभा के लिए मनोनीत किया गया था। और बाद में ये भारतीय संघ अभिमिलन में हस्ताक्षर कर देते हैं और ये राजस्थान में मिल जाते हैं। तो कंप्लीट जो राजस्थान है बन जाता है अंत में। वो तो हमें पता ही है 1 नवंबर 1956 को। तो आपका ये जो बीकानेर के राठौड़ हैं, ये टॉपिक समाप्त होता है। और कैसे क्वेश्चन है वो मैंने इसके अंदर ही बता दी कैसे आते हैं, अलग से भी हम इसको करवा देंगे। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।